दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम ढलेल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। डीए एरियर की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश सचिवालय में धरना प्रदर्शन करने वाले सचिवालय सेवाएं के 9 कर्मचारी नेताओं के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई का शिकंजा कस दिया है। सचिवालय सेवाएं कर्मचारियों ने 20 और 22 अगस्त को एजीएम बुलाकर सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया था। इन कर्मचारियों के खिलाफ कंडक्ट रूल्स के तहत कार्रवाई की जा रही है। आज एसएडी के 4 कर्मचारी नेताओं को सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इनमें सचिवालय सेवाएं कर्मचारी के अध्यक्ष संजीव शर्मा, कमल कृष्ण शर्मा, साहिल वर्मा और टेकचंद, इसमें टेकराम वर्मा का नाम शामिल है। टेकराम शर्मा का नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि इसके अलावा कार्मिक विभाग के 3 तथा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के 2 कर्मचारियों को भी नोटिस दिया जाएगा। आरोप है कि इन कर्मचारी नेताओं ने अपने प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर कंडक्ट रूल्स की वायलेशन की है। खासकर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी के खिलाफ प्रयोग किए गए शब्द आपत्तिजनक बताए गए हैं। सरकार ने इन नेताओं से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को उकसाया गया कि सचिवालय और अन्य विभाग के कर्मचारी राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें। इसके अलावा उन्होंने कुछ नीतिगत निर्णयों की आलोचना की और राज्य सरकार के कामकाज पर तीखी टिप्पणियां की जो कि सीसीएस नियमों के उल्लंघन करती हैं। सार्वजनिक रूप से दिए गए उनके बयान सीसीएस नियमों को स्पष्ट उल्लंघन है। सरकार ने नोटिस में कर्मचारी नेताओं को स्पष्ट रूप से लिखा है कि कर्मचारी नेता बताएं कि सरकार उनके खिलाफ सीसीएस नियम 1965 के तहत क्यों न विभागीय कार्रवाई की प्रोसीडिंग शुरू कर दे। उप सचिव मंजीत बंसल की तरफ से जारी नोटिस में साफ लिखा गया है कि कर्मचारी नेताओं की तरफ से यदि तय समय यानी 15 दिनों के भीतर कोई लिखित जवाब नहीं दिया गया, प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उसे कुछ नहीं कहना है और इस मामले में कानून के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। उधर सचिवालय कर्मचारी सेवाएं महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने बताया कि संघ के अध्यक्ष व महासचिव को सरकार की तरफ से नोटिस आए हैं। सरकार ने नोटिस में सीसीएस नियमों के उल्लंघन का हवाला दिया और 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। संजीव शर्मा ने कहा कि कितने कर्मचारियों को नोटिस आया है इस विषय में उन्हें कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कर्मचारी आपस में कर रहे हैं, इसे लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वही सचिवालय कर्मचारी महासंघ के सचिव कमल कृष्ण शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कर्मचारी डीए एरियर की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर कर्मचारी सरकार का विरोध कर रहे हैं और संघ ने बीते दिनों जनरल हाउस के बाद यह ऐलान किया था कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों को मंगलवार तक वार्ता के लिए बुलाए, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों को अभी तक वार्ता के लिए नहीं बुलाया। ऐसे में कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करवाने का फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र में कर्मचारी पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं। काम करने का पहले ऐलान कर दिया था कि हिमाचल प्रदेश सचिवालय से सरकार चलती है। जनता के मुद्दे जब उठाए जाते हैं तो सचिवालय से इसके रिप्लाई होते हैं। इस कारण हिमाचल प्रदेश कर्मचारी सचिवालय कर्मचारी सेवाएं की तरफ से यह फैसला लिया गया था कि हिमाचल प्रदेश की जनता और सरकार का कामकाज बाधित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिन से राज्य सचिवालय के कर्मचारी पूरी अपने तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अपने विरोध के लिए जो कि उनका हक बनता है काले बिल्ले लगाकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा सचिवालय के कर्मचारियों के अलावा राजभवन सचिवालय, लोक सेवा आयोग, लोकायुक्त, विधानसभा के कर्मचारी सहित कई अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों ने भी काले बिल्ले लगाकर अपना विरोध जताया है। कमल कृष्ण शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार जब तक कर्मचारियों को वार्ता के लिए नहीं बुलाती तब तक काले बिल्ले लगाकर हम विरोध करते रहेंगे, अपना कामकाज भी करते रहेंगे और विधानसभा सत्र के बाद जनरल हाउस बुलाकर अगली रूपरेखा तय की जाएगी।
इसी बीच राज्य सरकार अब सचिवालय कर्मचारियों के स्टेट कार्डर बनाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि गुपचुप तरीके से इस पर मंथन शुरू हो गया है। उच्च अधिकारियों के साथ कई दौर की सरकार वार्ता भी कर चुकी है। इससे पहले डीसी ऑफिस के कर्मचारियों का स्टेट कार्डर किया गया था, पटवारी कानूनगो का भी स्टेट कार्डर करने का प्रयास किया गया था, लेकिन सरकार ने बाद में अपना फैसला बदला और यह कहा गया कि पटवारी कानूनगो की एस्टेब्लिशमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहेगी, लेकिन निकट भविष्य में भर्ती होने वाले पटवारी कानूनगो का स्टेट कार्डर बनेगा। साथ में यह भी तय किया गया कि इनकी तबादला नीति स्टेट कार्डर पर लागू होगी, यानी कि राज्य स्तरीय इनकी तबादला नीति बनेगी। अब सरकार गुपचुप तरीके से हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों का स्टेट कार्डर करने जा रही है और इसकी गुपचुप तरीके से कवायद भी शुरू हो गई है। हालांकि धरातल पर क्या ये योजना सटीक बैठेगी ये कहना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि सचिवालय कार्डर के अधिकारी कर्मचारियों की कार्यशैली दूसरे कर्मचारियों से बिल्कुल भिन्न और अलग है। इस कारण इस फैसले के बाद क्या वाकई दिक्कतें आएंगी, क्या यह फैसला सही होगा, यह कहना मुश्किल होगा, क्योंकि सचिवालय के कर्मचारी तो राज्य के दूसरे हिस्से में फील्ड में जाकर काम कर लेंगे, लेकिन सचिवालय में आने वाले बाहर के कर्मचारियों के लिए सेक्रेटरीट की फाइलों को समझना, उन्हें मूव करना, उन पर काम करना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि यही वो सचिवालय है जो कि कंडक्ट भर्ती के रूल्स का कस्टोडियन है, जो वित्त विभाग को चलाता है। सरकार की पूरी व्यवस्था यहां से चलती है। इसके चलते क्या वाकई स्टेट कार्डर करना सरकार के लिए आसान होगा, यह कहना मुश्किल होगा। हालांकि सरकार सबसे ऊपर है, सरकार चाहे तो कुछ भी संभव है, लेकिन जिस प्रकार की पहले दिन से परवरिश और जिस प्रकार की पहले दिन से ट्रेनिंग सेक्रेटरीट के कर्मचारी अधिकारियों को दी जाती है, क्या बाहर से आने वाले कर्मचारी क्या कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में या कुछ ही सालों में उस कार्यशैली को समझ पाए, यह कहना मुश्किल होगा। क्योंकि इन कर्मचारियों का कहना है कि सरकार बेशक हमें नोटिस दे रही है, हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन हम अपने हक की मांग कर रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, चाहे वो डीए हो या एआरआर हो, ये हमारा अधिकार बनता है। और कई बार धरने प्रदर्शन कर्मचारी कर चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से यह साफ कहा गया और मुख्यमंत्री भी इस पर स्पष्ट कह चुके हैं कि डीए एरर मांगना कर्मचारियों का हक है, विरोध प्रदर्शन करना भी हक है, लेकिन जो तरीका था, जो भाषा शैली थी, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, जिस प्रकार से मंत्री राजेश धर्मानी के लिए कहा गया कि वे मंत्री बनने के लायक नहीं थे, सरकार ने यह भी कहा कि वे एनआईटी से पढ़कर आए हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करके आए हैं, जनता के वोट लेकर आए हैं और जनता ने मैंडेट दिया है और एक एक विधायक लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव करता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में यह कहना कि वह मंत्री बनने लायक नहीं था, या जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया गया कि विधायक के खिलाफ कोई कर्मचारी नेता चुनाव लड़ेगा और उससे ज्यादा वोट ना लिए तो जूते में पानी पिला दे, यानी इस तरह की शब्दावली का काफी आलोचना सरकार स्तर पर की गई थी। यही वजह है कि राजेश धर्मानी के खिलाफ जिस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग किया गया, सरकार ने यह तय किया कि कर्मचारियों को नोटिस दिया जाए। उधर प्रदेश सचिवालय के कर्मचारी इस बात से नाराज हैं कि अगर उन्होंने अपने हक की आवाज उठाई, अपनी बात रखी, तो सरकार अब इस तरह के नोटिस देकर उनकी आवाज को दबाना चाहती है। बहरहाल उधर हिमाचल प्रदेश के विधायकों के खिलाफ भी बड़ा फैसला आने वाला है, क्योंकि आमतौर पर देखा गया कि विधानसभा में विधायकों के हित में फैसले लिए जाते हैं, विधायकों के हित के बिल संशोधन के लिए वहां पर प्रस्तुत किए जाते हैं, चाहे उनके डीए का मसला हो, एरर का मसला हो, या उनके वित्तीय लाभ हो, उनके या तमाम तरह की सुख सुविधाओं की बात हो, हमेशा विधायकों के हित में बिल लाए जाते हैं विधानसभा में। लेकिन इस बार राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ऐसा बिल विधानसभा में संशोधन के लिए ला रही है जो कि विधायकों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। और यह बिल क्या होगा, यह समझना बड़ी जरूरी है। दरअसल में अब हिमाचल प्रदेश के विधायकों को दी जा रही पेंशन योजना का बिल संशोधन के लिए इस मानसून सत्र में लाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के विधायकों को 90,000 रुपए की पेंशन का प्रावधान है, और यानी कि 90,000 का सीधा मतलब है कोई विधायक अगर निर्वाचित होता और उसे एक बार रिटर्निंग ऑफिसर से सर्टिफिकेट इशू हो जाता है तो उसी दिन 90,000 पेंशन का विधायक हकदार बन जाएगा, चाहे अगले दिन ही रिजाइन देना पड़ जाएगा, लेकिन ताउम्र 90,000 की पेंशन लग जाएगी। विधायक के बाद उनके आश्रितों को पेंशन लग जाएगी, इसके अलावा कई दूसरी सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन इसके बाद
एक बार चुनाव जीतने पर 5,000 इस 90,000 में और बढ़ जाएगा, दूसरी बार चुनाव जीते 5,000 और बढ़ जाएगा, यानी प्रति टर्म 5,000 की वृद्धि का प्रावधान है। लेकिन अब राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार इस बिल में संशोधन कर रही है। इसी मानसून सत्र में इसका बिल संशोधन के लिए लाया जा रहा है। इसके तहत विधायकों की पेंशन सेवाएं, उन विधायकों को पेंशन सेवाओं से वंचित कर दिया जाएगा जिन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया होगा, जिन्हें अयोग्य घोषित कर दिया होगा। और हिमाचल प्रदेश को लेकर अब यह सवाल उठता है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे कौन विधायक है जिन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में धर्मशाला से कांग्रेस से पिछला चुनाव जीतकर आए सुधीर शर्मा को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। सुजानपुर से कांग्रेस के टिकट पर जीतकर आए राजेंद्र राणा को अयोग्य घोषित कर दिया गया। लाहौल स्पीति से कांग्रेस से जीत कर आए रवि ठाकुर को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। बड़सर से कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जीते इंद्र दत्त लखनपाल को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इसके अलावा कुटलैट से देवेंद्र भुट्टो को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, जो कि अब बंगाना विधानसभा क्षेत्र है। चैतन्य शर्मा जो कि ग्रेड से जीत कर आए थे, यानी कांग्रेस के पिछले आम चुनावों में जीत कर आए इन 6 विधायकों को दल बदल विधेयक के कानून में इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। दल बदल विधेयक के तहत इन विधायकों को डिस्क्वालीफाई किया गया था। अब संशोधन का बिल लाया जा रहा है कि इन तमाम विधायकों को जिन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, इन्हें पेंशन सेवा से वंचित कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ये 6 के 6 अगर दूसरी बार भी चुनाव जीत कर आते हैं तब भी इन्हें निकट भविष्य में पेंशन नहीं मिलेगी। हालांकि इन 6 विधायकों की बात की जाए तो सिर्फ सुधीर शर्मा और इंद्र दत्त लखनपाल 2 कांग्रेस के बागी विधायक हुए थे जिन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीतकर आ गए हैं। लेकिन विधानसभा में अब लाए जा रहे बिल, अगर वहां पर यह बिल पास होता है, हालांकि इस बिल को पास भी कर दिया जाएगा क्योंकि सदन में कांग्रेस का बहुमत है, 40 की संख्या, इसके मुकाबले भाजपा के 28 विधायक हैं। अगर इसे लेकर वोटिंग भी होती है तो सरकार जीत जाएगी और यह बिल पास हो जाएगा। और इस बिल के पास होने के बाद ये बिल में जिस प्रकार की अमेंडमेंट की जा रही है, इन सभी 6 के 6 विधायकों को जो पहले कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आए थे, बागी हो गए थे, डिस्क्वालीफाई कर दिए थे, इन्हें पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन इनमें जिस प्रकार से 2 विधायक इस पर जीत कर आए हैं, सुधीर शर्मा, इंद्र दत्त लखनपाल, अब इन विधायकों को निकट भविष्य में भी पेंशन नहीं मिलेगी, चाहे 2 बार जीते, 6 बार जीते या 10 बार जीते। इसके अलावा जिन बाकियों को डिस्क्वालीफाई किया गया था वो भी आगे चलकर अगर किसी राजनीतिक दल या इंडिपेंडेंट जीत कर आते हैं तब भी उन विधायकों को डिस्क्वालीफाई होने पर उन्हें निकट भविष्य में भी पेंशन योजना से वंचित कर दिया जाएगा। इसे लेकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया था। अब इसका अमेंडमेंट के लिए बिल विधानसभा में लाया जा रहा है। और इस बिल को लेकर जब हमने धर्मशाला से भाजपा के विधायक सुधीर शर्मा से बात की तो उनका कहना था कि मुझे बिल्कुल जानकारी है कि इस प्रकार का कैबिनेट में फैसला हुआ है और इसी मानसून सत्र में सरकार इस प्रकार का बिल ला रही है। लेकिन कॉन्फिडेंट सुधीर शर्मा ने कहा कि कोई भी कानून प्रभावी तिथि से लागू होता है, कोई भी कानून जब विधानसभा में पारित होता उसे पिछली डेट से नहीं लागू किया जाता। इसके चलते उनका कहना था कि यह बिल अगर पारित होता तो उस बिल के पारित होने की तिथि के बाद अयोग्य घोषित होने वाले विधायकों की ही पेंशन बंद होगी। यानी कि उनका सीधा सवाल था, जिस दिन यह बिल विधानसभा में पास होगा और इसे फिर राज्यपाल की मंजूरी मिलेगी, फिर इस बिल को नोटिफाई कर दिया जाएगा, उस डेट के बाद अगर कोई विधायक डिस्क्वालीफाई होता है उसे पेंशन सेवा से वंचित किया जा सकता है। लेकिन जो पहले जिनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, कोई भी कानून पिछली डेट से नहीं लगता, पिछली तिथि से नहीं लगता। हालांकि ये बाद में जरूर एक लिटिगेशन का मामला बन सकता है, लेकिन सरकार इस प्रकार का बड़ा बिल इसलिए ला रही है ताकि निकट भविष्य में भी कोई भी दल बदल विधेयक के तहत जिस पर कार्रवाई होगी उसे ये सजा दी जा सके। क्योंकि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है, जिस प्रकार से उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया गया है। और जब ये राज्यसभा की क्रॉस वोटिंग हुई, पूरा मामला तब से शुरू हुआ। 6 कांग्रेस के बागी विधायकों को डिस्क्वालीफाई किया गया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायकों को उनके खिलाफ भी डिस्क्वालीफाई करने की प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई। उनके खिलाफ आरोप ये लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी
के 9 विधायकों ने बेल में आकर धरना प्रदर्शन किया। विधानसभा स्पीकर के चैम्बर तक जाकर जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर पर्चे उड़ाए, पर्चे फाड़े, उसके तहत कहा गया कि ये पूरी तरह से वायलेशन है और वहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई गई, नियमों की धज्जियाँ उड़ाई गई जो कि विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुँचाती है। इसी के तहत इसकी शिकायत भी की गई कांग्रेस मंत्री विधायकों के द्वारा और इस पर कार्रवाई भी शुरू हुई है। ये मामला विधानसभा अध्यक्ष के पास विचाराधीन है। यानी बड़ी बात यह है कि अगर अब निकट भविष्य में भी कोई विधायक डिस्क्वालीफाई होता है तो वह पूरी तरह से पेंशन सेवा से वंचित कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका बिल विधानसभा में लाया जा रहा है। आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल की बात की जाए तो मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में पहला सवाल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने थुनाग पुल का पूछा। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि थुनाग पुल को बनाने के लिए उनकी सरकार तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमाचल प्रदेश का पैसा दिल्ली जाकर ना रुकवाएं। सीएम सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार ने चुनावी साल के 10 महीनों में कई पुलों के शिलान्यास किए, 11वें महीने में चुनाव घोषित हो गए। इसके चलते ये सारे प्रोजेक्ट लटक गए जिन्हें अब उनकी सरकार पूरा करेगी। भरमौर के विधायक डॉक्टर जनकराज ने करुणा मूल के आधार पर रोजगार देने का मुद्दा उठाया। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में करुणा मूल के आधार पर रोजगार प्रदान करने के लिए 1415 मामले लंबित हैं। सरकार ने अब तक 180 कैंडिडेट्स को करुणा मूल के आधार पर नियुक्तियां दी हैं। सरकारी सेवा काल के दौरान मृत कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को सरकार की करुणा मूल आधार पर रोजगार प्रदान करने की नीति के तहत नौकरी प्रदान करने का प्रोसीडिंग की प्रक्रिया यहां पर जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार रोजगार उपलब्ध करवाने का भरसक प्रयास कर रही है। हाल ही में सरकार ने करुणा मूल के आधार पर रोजगार प्रदान करने के मामलों के निपटारे के लिए 4 सदस्यीय मंत्रिमंडल की उपसमिति का गठन भी कर दिया है। सीएम ने कहा कि करुणा मूलक नौकरी के लंबित सभी मामलों को 9 महीने में निपटा दिया जाएगा। यानी करुणा मूल के जितने भी यहां पर एप्लीकेंट्स हैं उन्हें 9 महीने के भीतर नौकरी प्रदान कर दी जाएगी। सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार ने मर्ज स्कूलों के बारे में सवाल पूछा। इसके जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार द्वारा 17 अगस्त 2024 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार शिक्षा विभाग में 419 स्कूलों को मर्ज किया है, जिसमें 361 राजकीय प्राथमिक पाठशालाएं, 58 राजकीय माध्यमिक पाठशालाएं, 0 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हैं। इसमें 5 या 5 से कम यानी 6 से कम नामांकन वाली राजकीय प्राथमिक पाठशाला को 2 किलोमीटर के रेडियस में दूसरी प्राथमिक पाठशालाओं में मर्ज कर दिया है। वहीं 5 या 5 से कम छात्रों की संख्या वाले राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं को उनके 3 किलोमीटर की परिधि में स्थित दूसरी माध्यमिक व उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में जहां 5 से अधिक बच्चे हों मर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि इन पाठशालाओं में बच्चों की संख्या कम होने के कारण मुख्यतः अभिभावकों में निजी पाठशालाओं में बच्चों को पढ़ाने की रुचि बढ़ना है। इसके अलावा प्रदेश में पूर्व में स्थापित स्कूलों के दायरे में नए राजकीय व निजी स्कूलों का खुलना भी विद्यालयों में बच्चों की संख्या कम होने का बड़ी वजह है। साथ में वर्तमान परिवेश में अधिकतर लोगों का पलायन गांव से शहरों की तरफ हो रहा है, जिसके चलते गांव के अधिकतर स्कूलों में छात्रों की संख्या घट रही है। उन्होंने कहा संस्थान खोलने या बंद करने से ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अपने वक्तव्य में उन्होंने सदन में कही। शिक्षा मंत्री का कहना था कि कोई भी संस्थान, नया संस्थान खोलने या पुराना संस्थान बंद करने से कोई नेता चुनाव जीतता या हारता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आप परंपरा देखिए, कोई भी सरकार जितने मर्जी संस्थान खोल लो, जितने मर्जी बंद कर लो, कोई भी सरकार दूसरी बार हिमाचल प्रदेश में जीत कर नहीं आई है। यहाँ बारी बारी की प्रथा चली हुई है। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार थी तो मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा हमेशा कहते थे कि मैं भाजपा का नेता हूं, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में 5 सालों के दौरान एक भी संस्थान नहीं खुला। रोहित ठाकुर ने कहा कि सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पर अनिल शर्मा का है। 5 सालों के दौरान अगर मंडी में कोई नया संस्थान नहीं खुला, बावजूद इसके अनिल शर्मा रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत कर आ गए। उन्होंने ये भी कहा कि जिन स्कूलों को बंद किया जा रहा है उन स्कूलों में जब छात्रों की संख्या ही नहीं है तो फिर स्कूलों को खोलने का क्या फ़ायदा है। उन्होंने कहा कि इसके चलते अब स्कूलों में संख्या की बजाय अब गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए, क्वालिटी पर ध्यान दिया जाए, क्वांटिटी की बजाय।
हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा ने पर्यटन विभाग को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग के अंतर्गत SITDC के लिए न्यू ADB द्वारा कितना ऋण स्वीकृत किया गया तथा इसकी ब्याज दर की क्या निर्धारित की गई है। इस ऋण राशि में केंद्र तथा प्रदेश सरकार का क्या अनुपात रहेगा। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य के पर्यटन विभाग के तहत SITDD न्यू ADB फंडिंग प्रोजेक्ट के लिए अभी तक कोई ऋण स्वीकृत नहीं हुआ। इस संबंध में 12 अगस्त 2024 को राज्य सरकार ADB तथा भारत सरकार के साथ लोन नेगोशिएशन की बैठक हुई, परंतु लोन नेगोशिएशन अभी हस्ताक्षरित नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा, इस ऋण राशि में ADB तथा राज्य सरकार का हिस्सा क्रमशः 80-20 में रहेगा, परंतु अभी तक कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। बल्कि विधायक इंदर सिंह गांधी ने पुलिस बस यात्रा सुविधा को लेकर सदन में सवाल उठाया। इस पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जवाब देते हुए कहा कि HRTC को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2,10,03,460 रुपए की राशि पुलिस से प्राप्त हुई थी। हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को सरकारी ड्यूटी हेतु एक जिला से दूसरे जिला या राज्य के बाहरी क्षेत्रों में यात्रा के लिए हिमाचल सरकार की अधिसूचना के अनुसार अग्रिम राशि विड्रॉ की जाती है। उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश में किसी भी अन्य श्रेणियां जिन्हें बस की निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है उसे बंद करने को लेकर अभी तक हिमाचल प्रदेश सरकार का कोई विचार नहीं है, यानी कि किसी की भी मुफ्त बस यात्रा हिमाचल प्रदेश में बंद नहीं होगी। धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर ने पीडीएस के राशन लेने की प्रक्रिया को लेकर सवाल पूछा। इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के निर्देशानुसार उचित मूल्य की दुकानों पर राशन का वितरण बायोमेट्रिक के जरिए किया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति जो वृद्ध, बीमार या डिपो तक जाने में असमर्थ या अक्षम हैं, वे अपने स्थान पर ही किसी अन्य व्यक्ति को राशन लेने के लिए अधिकृत या नामित कर सकते हैं। नाचन के विधायक विनोद कुमार ने जल शक्ति विभाग में पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फीटर व मल्टीपर्पज वर्कर नियमितीकरण को लेकर सवाल पूछा। इस पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में जल शक्ति विभाग में 1549 पैरा पंप ऑपरेटर, 713 पैरा फीटर, 2600 मल्टीपर्पज वर्कर नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहा, नियमितीकरण हेतु पंप ऑपरेटर की भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में 8 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण करने के उपरांत 15% पैरा पंप ऑपरेटर को पंप ऑपरेटर के पद पर पदोरोहण करने का प्रावधान है। इसी प्रकार से फीटर की भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के उपरांत 10% पैरा फीटरों को फीटर के पद पर पदारोहण करने का प्रावधान है। वहीं मल्टीपर्पज वर्कर को 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के उपरांत बेलदार के पद पर पदारोहण करने का 10% का प्रावधान किए जाने के बारे का मामला सरकार के विचाराधीन है। इन्हीं भर्ती एवं पदोन्नति नियमानुसार निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के उपरांत उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार इनके लिए ये रास्ता अपनाया जाएगा। ऊना के विधायक सतपाल सत्ती ने प्रदेश में आयोजित की जाने वाली TET परीक्षा की फीस बढ़ोतरी का मुद्दा सदन में उठाया। इस पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि जुलाई 2024 में स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने TET परीक्षा की निर्धारित शुल्क में बढ़ोतरी की थी, जिसके अनारक्षित वर्ग के लिए 1600 रुपये तथा आरक्षित वर्ग के लिए 1000 की फीस निर्धारित की गई थी, जिसे अगस्त 2024 में कटौती करके अनारक्षित वर्ग के लिए 1200 तथा अनारक्षित वर्ग के लिए 700 रुपये कर दिया है। लाहौल स्पीति की नवनिर्वाचित विधायक अनुराधा राणा ने सिशु में पुलिस थाना स्थापित करने का मामला उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला लाहौल स्पीति में 290 विभिन्न श्रेणियों के पद स्वीकृत किए गए, जिसमें 252 पदों पर पुलिस बल तैनात है। इसके अतिरिक्त समय पर आवश्यकता अनुसार स्टाफ उपलब्ध करवाया जाता है। शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने बल्क ड्रग पार्क का मुद्दा सदन में उठाया। इस पर उद्योग मंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को शुरू होने से प्रदेश में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना। इस प्रोजेक्ट के बनने से प्रदेश में 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया, इसके लिए राज्य सरकार ने भी 50 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 2023 में मुंबई में 2165 करोड़ रुपए की एक और दुबई में 2665 करोड़ रुपए का दूसरा MOU साइन किया है। मंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। मंत्री ने सदन को आश्वस्त कराया कि यह प्रोजेक्ट 31 मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। सदन में आज एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया, जिसमें प्रदेश में सांप के काटने से होने वाली मौतों पर हर व्यक्ति को 4 लाख के रिलीफ फंड के लिए
कई तरह की राह देने का फैसला लिया गया। मानसून सत्र के दौरान शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार को अगर जरूरत पड़ी तो आपदा राहत मैनुअल में भी संशोधन किया जाएगा। उन्होंने कहा इसको लेकर राजस्व मंत्री से बातचीत की जाएगी, मामले का अध्ययन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में ऐसे व्यक्तियों को भी 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा जिनकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं होगी। रेवेन्यू विभाग संबंधित पंचायत के प्रधान से वेरिफिकेशन कर पीड़ित व्यक्ति के परिवार को मुआवजा देगा। उन्होंने कहा कि SMIR की एक स्टडी में बताया गया कि बरसात में नदी खड्डों के किनारे के क्षेत्रों में सांप के काटने से ज़्यादा घटनाएं होती हैं। बरसात में 100 से ज़्यादा सांप काटने से लोग अकाल मौत का ग्रास बनते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ये इंतजाम किए जाएंगे कि सांप के काटने के उपचार के लिए एंटी स्नेक वेनम मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन हर PSC, CSC और 108 एम्बुलेंस में उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सर्पदंश को लेकर डॉक्टरों को भी ट्रेंड किया जाएगा ताकि समय रहते लोगों को सही उपचार मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में सांपों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रदेश के लोगों को कोबरा जैसे सांपों से बचाने का प्रयास किया जाएगा। नियम 62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलते हुए केवल सिंह पठानिया ने कहा कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लंज में डॉक्टरों की कमी की वजह से सांप के काटने से 2 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले एक महीने पहले 10 साल के बच्चे की मौत हुई थी। इस तरह सरकारी स्कूल के शिक्षक को भी सांप के काटने से की मौत हुई। पठानिया ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान कहा कि जहरीला सांप चंबा के चुरा विधानसभा क्षेत्र में पाया जाता है। यहां पर कोबरा सांप है जिसके काटने से कोई नहीं बचता है। पठानिया ने यह भी कहा कि खड़पे और डीने के डसने से लोग बच सकते हैं लेकिन कोबरे का डसा हुआ व्यक्ति नहीं बचता और ये कोबरा चंबा के चुरा क्षेत्र में पाया जाता है। इस बात पर सदन में सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से जोरदार ठाके भी लिए गए। पठानिया ने कहा कि सर्पदंश हिमाचल में गंभीर विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि बरसात के समय पूरे प्रदेश में सांप के काटने के मामलों की बढ़ोतरी हो रही है जिसमें ज़्यादातर लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले में सांप के काटने का उपचार केवल टांडा में होता है जिससे पहले यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कई मरीजों की मौत हो जाती है। उन्होंने कहा कि इससे पहले 108 एम्बुलेंस में भी सांप के काटने के इंजेक्शन उपलब्ध होते थे लेकिन अब ये इंजेक्शन एम्बुलेंस में उपलब्ध नहीं है। सांप के काटने से कितने लोगों की मौत हुई इसका भी कोई स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा स्वास्थ्य मंत्री ये सुनिश्चित करें कि 108 एम्बुलेंस में सांप के काटने के इंजेक्शन मिलें। उन्होंने मांग उठाई कि PSC, CSC के अंदर भी सांप के काटने का टीका उपलब्ध होना चाहिए। इसे लेकर एक कमेटी बनाई जानी चाहिए और नोटिफाई की जानी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो बड़ा जवाब दिया वो जवाब ये था कि अब सांप काटने वाला टीका, उसके उपचार वाला टीका CSC, PSC और एम्बुलेंस में होगा। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही, किसी व्यक्ति की सांप काटने से मौत होती है तो पंचायत प्रधान की वेरिफिकेशन के आधार पर उस मृतक परिवार के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का प्रावधान कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अब पेड़ों के कटान की अनुमति भी DFO देंगे। ये राज्य सरकार पहले कैबिनेट में फैसला ले चुकी है लेकिन मुख्यमंत्री ने आज इसका ऐलान विधानसभा के भीतर कर दिया। वन कटान पर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने यह बड़ी बात कही। 16 अवैध पेड़ काटने के मामले पर सराज मंडल के अंतर्गत वन निगम के ठेकेदार पर 99,97,600 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। ये जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बंजार के विधायक सुरेंद्र सोरी के लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान दी। उन्होंने कहा प्रदेश में अब ऐसे पेड़ नहीं काटे जाएंगे जिनमें थोड़ी सी भी जान बची होगी, यानी कि 100% पेड़ों को ही सिर्फ काटा जाएगा। CM ने कहा अब DFO को सरकार ने पेड़ों के कटान की अनुमति देने की अधिकृत कर दी है, इसकी शक्तियां प्रदान कर दी हैं। CM ने कहा कि अवैध कटाई के काटे गए पेड़ों को ले जाने से पहले संबंधित पंचायत से भी मंजूरी ली जाएगी। इसके बाद फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ये पेड़ ले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में ठेकेदार कोई भी हो, पेड़ों की अवैध कटाई करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। CM ने कहा प्राकृतिक जलवायु के आधार पर भी प्रकृति को बचाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पर्यटन विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा की। लोक निर्माण विभाग तथा विस्तृत परियोजनाओं की रिमोट को अंतिम रूप प्रदान करने का उन्होंने ऐलान किया। CM ने पर्यटन विभाग को जिला कांगड़ा के पालमपुर में कम से कम 5,000 लोगों की क्षमता वाले सम्मेलन कक्ष निर्मित करने की संभावनाएं तलाशने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण कार्यों की भी समीक्षा की।
केंद्रीय चुनाव आयोग ने हिमाचल कैडर की वर्ष 2001 की आईएएस अधिकारी नंदिता गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का नया मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। नंदिता गुप्ता 1996 बैच की आईएएस अधिकारी मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग का स्थान लेंगी। इसे लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने हिमाचल के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। केंद्र के आदेशों पर मौजूदा मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग को जल्द रिलीव किया जाएगा। मनीष गर्ग केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जा रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने मनीष गर्ग को 20 दिन पहले ही उनकी तैनाती के आदेश जारी कर दिए थे। हिमाचल कैडर के मनीष गर्ग केंद्रीय चुनाव आयोग में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 1 सप्ताह के भीतर नंदिता गुप्ता को चार्ज लेने तथा इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट केंद्रीय चुनाव आयोग को देने के आदेश जारी किए। वर्तमान में नंदिता गुप्ता दिल्ली में अपनी सेवाएं दे रही हैं। बरमौर में मणिमहेश श्रद्धालुओं की एक सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 श्रद्धालुओं की दुखद मौत हुई। चंबा जिला में ये दर्दनाक हादसा पेश आया। बरमौर भरमाणी माता मार्ग पर आज सुबह ये श्रद्धालुओं का वाहन गिर गया। इस हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हुई जबकि 10 श्रद्धालु घायल हो गए। उक्त वाहन मणिमहेश यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं का था जो कि उसमें सवार थे। बरमौर भरमाणी माता मार्ग पर घराड़ू के समीप जब वाहन चालक ने एक मोटरसाइकिल सवार को पास देना चाहा तो अचानक डंगा धंस गया जिसके चलते वाहन खाई में नीचे गिर गया। हादसे के दौरान 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि एक घायल ने अस्पताल ले जाते समय बीच रास्ते में दम तोड़ दिया। उधर मणिमहेश यात्रा की बात की जाए तो मणिमहेश प्रबंधों को लेकर इस बार श्रद्धालु जमकर बवाल कर रहे हैं और इस बवाल के सोशल मीडिया पर भी लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं। श्रद्धालु आपने देखा किस प्रकार के वहां से वीडियो वायरल हो रहे हैं। श्रद्धालु खुद रास्ते का निर्माण कर रहे हैं। कहीं पर पानी का तेज बहाव है, ना पुल है ना तरंगड़ी है, वहां पर अस्थाई मार्ग या फिर तरंगड़ी का निर्माण श्रद्धालु खुद कर रहे हैं। ये पहला मौका देखा गया जबकि मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी नाराजगी जता रहे हैं। इन नाराजगी और नारेबाजी के भी सोशल मीडिया पर खूब वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। हमीरपुर के भेल पंचायत के पूर्व प्रधान ने खुद को गोली मार ली जिससे उनकी दुखद मृत्यु हो गई। बरसर पुलिस थाना के तहत बीती रात ये घटना पेश आई। 52 वर्षीय पूर्व प्रधान विक्रम सिंह ने खुद को अपनी लाइसेंसी गन से गोली मारकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। पूर्व प्रधान गांव के नज़दीक एक दुकान चलाता था और साथ में उसका बकरियों का भी कारोबार था। मृतक के पिता पुलिस विभाग में SHO पद से रिटायर्ड हुए थे और उनका भी 4 साल पहले देहांत हो गया था। मृतक विक्रम सिंह 2006 और 2010 तक भेल पंचायत के प्रधान भी रहे। मृतक के पास अपनी लाइसेंस बंदूक थी जिससे उसने देर रात खुद को गोली मार ली और आत्महत्या कर ली। मनाली में एक होटल में पुलिस ने देह व्यापार का भांडाफोड़ किया है। इस मामले में कुल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें पंजाब की महिला दलाल सहित होटल का रिसेप्शनिस्ट शामिल है। आरोपियों में कुल्लू के 21 साल के अविनाश और कपूरथला पंजाब की 25 साल की राजविंदर कौर शामिल है। पुलिस जब ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात थी तो किसी ने गुप्त सूचना दी कि हडिम्बा रोड पर स्थित एक निजी होटल का रिसेप्शनिस्ट अविनाश होटल में देह व्यापार के लिए कमरे उपलब्ध करवा रहा है जबकि राजविंदर कौर उर्फ जसप्रीत पैसों के लालच में आकर युवतियों से देह व्यापार करवा रही है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और उन्होंने पूछताछ के बाद रिसेप्शनिस्ट और दलाल महिला को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जा रही है और ये पड़ताल की जा रही है किस धंधे में ये दलाल कब से शामिल हैं और किन किन मनाली के दूसरे होटलों पर भी नजर रखी जा रही है, किन किन होटलों में इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं। इसे लेकर भी ये पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई है। रोजगार के मांग को लेकर बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ ने परिवार के सदस्यों के साथ आज विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ कहासुनी के बाद धक्का मुक्की भी हो गई। बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ किसी भी हालत में विधानसभा पहुंचकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात करना चाहते थे लेकिन उन्हें रोका गया। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। जाहिर है कि रोजगार की मांग को लेकर बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। बीते 7 वर्षों से बेरोजगार युवाओं के लिए नई भर्ती न होने से नाराज शारीरिक शिक्षकों ने चौड़ा मैदान में आज धरना प्रदर्शन किया। हालांकि ये धरने पर पहले बैठे हुए थे लेकिन आज जोरदार हंगामा इन्होंने किया।
शिमला में पिछली रात मूसलाधार बारिश हुई। इस कारण सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशालय पर एक विशालकाय देवदार का पेड़ गिर गया। इससे निदेशालय के भवन को भारी नुकसान हुआ है। भवन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। इस पेड़ को पहले ही डेंजर बताते हुए सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय ने कई बार वन विभाग को सूचित किया था, एप्लीकेशन दी थी, गुहार लगाई थी कि पेड़ को काट दिया जाए। और बीती रात मूसलाधार बारिश के बाद ये पेड़ गिर गया। हालांकि आप कल्पना कीजिए, अगर ये पेड़ दिन में गिरा होता तो किस प्रकार का नुकसान होता और कितना बड़ा नुकसान होता। हिमाचल प्रदेश में कल भी कई स्थानों पर भारी से भारी बारिश का अनुमान है। 10 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर शेष जिलों में भारी बारिश होगी। 30 व 31 अगस्त को प्रदेश में हल्की बारिश और 2 सितंबर के बाद फिर अनेक स्थानों में बारिश का पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।